हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ओके, चलिए। तो अपने करंट अफेयर्स की सेशन को हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं और वेलकम टू माय चैनल थिंक जीके। मैं हूं आपकी जीके ट्रेनर कीर्ति। आज हम कवर करने वाले हैं 1 और 2 अक्टूबर के करंट अफेयर्स, यानी कि मैं आपको सारे करंट अफेयर्स कवर कराऊंगी। प्रीवियस हमने कवर कर लिए हैं, आने वाले दिनों के हम कवर करते रहेंगे। तो सबसे पहले तो जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपसे सवाल पहला पूछा था कि यूनाइटेड किंगडम यानी यूके आईबीसी ने किस राज्य के साथ एग्रीमेंट किया है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, यानी कि औद्योगिक विकास के लिए। तो ये राज्य है ममता बनर्जी की गवर्नमेंट वाला, यानी कि वेस्ट बंगाल। ओके। अगला सवाल था विच एयरपोर्ट रिसीव्ड एसीआई हेल्थ एक्रीडिएशन फॉर सेफ ट्रेवल, यानी कि किस एयरपोर्ट को, ठीक है, एसीआई हेल्थ एक्रीडिटेशन फॉर सेफ ट्रेवल का अवार्ड मिला है। और ये एयरपोर्ट है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि हैदराबाद में है। तो ये है दोनों आपके होमवर्क के आंसर। कुछ बच्चों ने इसका आंसर किया था, कुछ ने नहीं किया था। जो नहीं करते मैं अभी तक समझ नहीं पाई क्यों नहीं करते। क्या आपको पढ़ाई या फिर जो मैं आपको होमवर्क देती हूँ वो आपका करने का मन नहीं करता? तो आज के सेशन के आंसर आप सबको करने हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला पॉइंट, और वो है इंपॉर्टेंट डेज। इंपॉर्टेंट डेज में सबसे पहले 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, यानी कि वृद्ध व्यक्ति का अंतरराष्ट्रीय दिवस। तो बेसिकली जो हमारे एल्डर पीपल हैं, जो हमारे ओल्डर पीपल हैं, उनकी रिस्पेक्ट, उनकी वैल्यू बनाए रखे, उनकी जरूरतों को समझने के लिए ये अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया जाता है, और ये 1 अक्टूबर को किया जाता है। ये 1990 से स्टार्ट हुआ था, और इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है पेंडेमिक्स, यानी कि महामारी। डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग, यानी कि महामारी क्या ये बदल देगा, हमारी सोच बदलेगा, जो उम्र और बेसिकली जो बढ़ती उम्र है उसके बारे में हमारा जो, आप बोल सकते हैं कि हम उसे जिसे समझते हैं, हम उसे संबोधित करते हैं। तो थीम महामारी से रिलेटेड है, क्या है मैंने आपको समझा दिया है। तो पहला पॉइंट है 1 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। अगला पॉइंट क्या है? 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, यानी कि जो अक्टूबर का पूरा महीना है, इसे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ 2020 ऑब्जर्व किया गया है, यानी कि स्तन कैंसर जागरूकता माह 2020। अब देखिए रिसेंटली कुछ सालों में ब्रेस्ट कैंसर काफी बढ़ा है, दुनिया में भी और भारत में भी। भारत में इसका बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन है कि देखिए एक बात समझिए, हम वेस्टर्न कल्चर को बहुत इजीली अडॉप्ट तो करते हैं, बट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं क्योंकि हमारे देश का जो एनवायरनमेंट है, हमारे देश का जो मौसम है, हमारे देश का जो क्लाइमेट है, वो हर एक पॉइंट पर वेस्टर्न कल्चर को सपोर्ट नहीं कर सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी प्रेजेंट में विमेन्स को नुकसान पहुंचाती हैं। ब्रेस्ट कैंसर से हमारे देश में मरने वाली महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है। तो उसी के लिए दुनिया भर में इस माह को, यानी कि अक्टूबर महीने को जागरूकता माह ऑब्जर्व किया गया है। अगला पॉइंट अक्टूबर 1। देखिए अक्टूबर 1 को काफी सारे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं। इंटरनेशनल कॉफी डे 2020, तो आपको नाम से समझ में आ रहा है, अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है, और ये 2015 से स्टार्ट हुआ है। अच्छा, इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय कॉफी संगठन कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में है। और चौथा पॉइंट क्या है? अक्टूबर 1 वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, विश्व शाकाहारी दिवस। तो फोर्थ पॉइंट 1 अक्टूबर को हम विश्व शाकाहारी दिवस ऑब्जर्व करते हैं। ये 1977 से स्टार्ट किया गया था, और ये जो पहला महीना है, यानी आज का जो पहला दिन है, इसे वेजिटेरियन अवेयरनेस मंथ का पहला दिन भी ऑब्जर्व किया जाता है। अब आप समझ ही गए हैं, सिंपल था, अक्टूबर 1 वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। इंटरनेशनल वेजिटेरियन यूनियन कहाँ है? इसका मुख्यालय ड्रेसडेन जर्मनी में ही है, यानी कि ड्रेसडेन जर्मनी में ही इसे स्टैब्लिश भी किया गया था। तो मैंने आपको टोटल 4 पॉइंट बताए हैं, फटाफट देख लीजिए। सबसे पहले इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, उसके बाद अक्टूबर 1 से 31 तक ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे, सॉरी अवेयरनेस मंथ, अक्टूबर 1 इंटरनेशनल कॉफी डे, और अक्टूबर 1 वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। ठीक। अच्छा, बाकी आपको पता है आज 2 अक्टूबर है। आज के दिन को इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि आज महात्मा गांधी का जन्म तिथि है।
ठीक, चलिए अगली खबर है स्पोर्ट्स न्यूज यानी कि खेल समाचार। खेल समाचार में पहली न्यूज देखिए, ब्रेक्स एमएस धोनी विकेट कीपिंग रिकॉर्ड इन टी20 यानी कि टी20 में एमएस धोनी का विकेट कीपिंग रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। किसने तोड़ा है? ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर एलिसा हिली, यानी कि ऑस्ट्रेलियन विमेन टीम की जो विकेट कीपर हैं जिनका नाम है एलिसा हिली, इन्होंने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। एमएस धोनी के नाम पर जो डिसमिसल है टी20 में वो है 91। कितने मैचेस में? 98 मैचेस में। एलिसा हिली ने ज्यादा मैचेस लिए हैं लेकिन उन्होंने अब डिसमिसल 92 कर लिया है और इसी के साथ एमएस धोनी का रिकॉर्ड टूट गया है। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस विकेट कीपर ने एमएस धोनी का डिसमिसल का रिकॉर्ड टी20 में तोड़ा है, और आप आंसर करेंगे एलिसा हिली, जो कि कहां से आती हैं? जो कि ऑस्ट्रेलिया से आती हैं। ओके, चलिए लॉन्च न्यू लोगो ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि साई, जिसे हम भारतीय खेल प्राधिकरण भी कहते हैं, इसका नया लोगो लॉन्च हो गया है। तो देखिए ये है साई का नया लोगो, यहाँ थोड़ा इंडियन फ्लैग बना हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे सिंपल सा डायरेक्ट सवाल आएगा कि अभी किस स्पोर्ट्स अथॉरिटी का या अभी किसका लोगो हाल ही में किरण रिजिजू ने लॉन्च किया, या फिर आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा अभी किसका लोगो लॉन्च किया गया। तो साई का किसने किया? हमारे देश के यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर मिनिस्टर यानी कि किरण रिजिजू ने। कहा किया? दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। ठीक है, तो सवाल आपके ऊपर वाले 2 पॉइंट से बनने के ज्यादा चांसेस हैं। अच्छा, ये जो साई है ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो ये इस्टेब्लिश 1984 में हुआ था। इसके डीजी हैं संदीप प्रधान और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ओके, क्लियर यहां तक पॉइंट? ओके, चलिए तो यहां तक मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगली खबर है अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्ति से। अपॉइंटमेंट नियुक्ति में कई सारे पॉइंट्स हैं। पहला देखिए, बंगाल पीयरलेस, बंगाल पीयरलेस के ब्रांड एम्बेसडर। अब देखिए बंगाल पीयरलेस बेसिकली ये एक रेसिडेंट प्रोजेक्ट है। ये जो घर होती है, बिल्डिंग होती है, इस टाइप के प्रोजेक्ट्स को बनाते हैं और इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को बनाया है। तो दादा को बंगाल पीयरलेस का क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर। इनका एक रेसिडेंट प्रोजेक्ट है, यानी कि इनका एक बेसिकली आप बोल सकते हैं फ्लैट और बिल्डिंग बनाने का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है अविदिता। क्या है ये? हिंदी में सही कर लीजिएगा इसे, अविदिता सेकंड। इसी के बेसिकली मेन ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बनाए गए हैं। अगला सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 16th एमिर ऑफ कुवैत यानी कुवैत के 16वें क्राउन किंग, कुवैत के 16वें सुल्तान अपॉइंट कर लिए गए हैं। इससे पहले जो वहां प्रिंस थे, क्राउन बेसिकली जो सुल्तान थे, उनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है। तो क्या नाम है इनका? इनका नाम है शेख नवाब अल अहमद अल जाबेर अल सबा। तो काफी छोटा सा नाम है, तो आप याद रखिएगा अल सबा, क्योंकि शेख नवाब तो आपको कॉमन मिलता ही मिलता है। अल अहमद अल जाबेर अल सबा, ठीक है, ये कुवैत के 16वें सुल्तान, 16वें क्राउन प्रिंस बने हैं। आपको ये याद रखना है। कुवैत की कैपिटल काफी आसान है, कुवैत सिटी ही है और यहाँ करेंसी चलती है दिनार। तो ये आपको जो दिख रहे हैं ये 16वें क्राउन प्रिंस हैं कुवैत के। अच्छा, अगला पॉइंट देखिए, सेटअप पैनल टू स्क्रीन ऑल चाइनीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। अब देखिए हुआ क्या है, जो भी चीन से निवेश आ रहा है हमारे देश में, काफी सारे प्रोजेक्ट, 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट ऐसे पेंडिंग पड़े हुए हैं जहां एफडीआई कहां से आई है? जहां एफडीआई चाइना से आई है। तो इन्हीं निवेश जो प्रस्ताव आए हैं उसकी स्क्रीनिंग करने के लिए, यानी ये देखने के लिए कि उनको अप्रूव करना है या नहीं करना है, एक पैनल बनाया गया। पैनल किसके द्वारा बनाया गया? हमारी भारत सरकार के द्वारा। अब इस पैनल के हेड कौन बनाए गए हैं? इस पैनल के हेड हमारे देश के गृह सचिव यानी कि होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला बनाए गए हैं, और यही आपके एग्जाम का सवाल होने वाला है कि चाइनीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो भी आया है उसकी स्क्रीनिंग के लिए एक कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी के हेड कौन है? उस कमेटी के हेड हैं अजय कुमार भल्ला। इसके सेक्रेटरी हैं डीपीआईआईटी मेंबर, और डीपीआईआईटी जो हेड हैं वही इसके सेक्रेटरी हैं, और उनका नाम क्या है? उनका नाम है गुरु प्रसाद मोहापात्रा।
तो डीपीआईआईटी का फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। मुख्यालय कहाँ है आपको पता ही है, दिल्ली में, और इसके सेक्रेटरी हैं गुरु प्रसाद मोहपात्रा। ठीक, तो 2 पॉइंट है जो आपको दिमाग में बैठा लेना है। चलिए, एडिशनल चार्ज एज डीजी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो एनएसजी का एडिशनल चार्ज यानी कि अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, किसको दिया गया है? आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के जो महानिदेशक हैं एसएस देशवाल, जिनका पूरा नाम है सुरजीत सिंह देशवाल, यानी कि सुरजीत सिंह देशवाल को एनएसजी के डायरेक्टर जनरल का एडिशनल चार्ज अभी दिया गया है। ठीक है, एनएसजी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसको 1986 में स्टैब्लिश किया गया था। आपको पता ही है जितनी भी ये आर्म्ड फोर्स है ये सारी हमारे होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ओके, चलिए, तो मैंने आपको 4 खबरें बताई। सबसे पहले बंगाल पीरलेस ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली, कुवैत के नए सुल्तान अल अहमद अल जबर अल सबा, एक कमेटी बनाई गई है चाइनीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल के लिए जिसके हेड है अजय कुमार भल्ला। और फोर्थ पॉइंट क्या है? एनएसजी के नए डीजी या एडिशनल चार्ज मिला है सुरजीत सिंह देशवाला को। ठीक, चलिए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है अवार्ड एंड रिकॉग्निशन से। अब अवार्ड एंड रिकॉग्निशन में शांति स्वरूप भटनागर प्राइज हमारे देश का सबसे हाईएस्ट साइंस अवार्ड है ये। ठीक है, हमारे देश का सबसे हाईएस्ट यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा साइंस की फील्ड में दिए जाने वाला ये अवार्ड है। इस साल ये अवार्ड 14 साइंटिस्ट को दिया गया है। ये अवार्ड सीएसआईआर के द्वारा दिया जाता है और इस अवार्ड को हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रेजेंट करते हैं। तो इसकी अनाउंसमेंट डॉक्टर हर्षवर्धन ने की है और इसकी अनाउंसमेंट सीएसआईआर के फाउंडेशन डे जो कि 26 सितंबर को होता है उस दिन किया गया। तो पहला सवाल, कितने लोगों को मिला? 14 लोगों को। किसने अनाउंस किया? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। कितना इसमें दिया जाता है? बेसिकली प्राइज मनी कितनी है? इसमें प्राइज मनी 5 लाख रुपए है। तो याद रखिएगा, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज जो कि सीएसआईआर के द्वारा दिया जाता है, इसमें प्राइज मनी हर एक पर्सन को 5 लाख रुपए मिलती है। अब मैंने आपको ये काफी डिटेल में बता दिया है। आपको हर दिन इनमें से एक एक कैटेगरी के जो विनर्स हैं उनका नाम पढ़ते चलना है। तो बायोलॉजिकल साइंस यानी कि जैविक विज्ञान में ये अवार्ड 2 लोगों को मिला है, शुभदीप चटर्जी और वत्सला थिरुमलाई। ठीक है, केमिकल साइंस यानी कि रासायनिक विज्ञान में ये अवार्ड 2 लोगों को मिला है, सुबी जॉर्ज और ज्योतिमय दास। उसके बाद अर्थ एटमॉस्फेयर ओशन एंड प्लानिटरी साइंस यानी कि पृथ्वी वायुमंडल महासागर और ग्रह विज्ञान में ये अवार्ड अभिजीत मुखर्जी और सुरेंद्र दत्ता को मिला है। उसके बाद इंजीनियरिंग साइंस यानी कि अभियांत्रिक विज्ञान में ये अवार्ड अमूल अरविंदो कुलकर्णी और किशुंक दास गुप्ता को मिला है। मैथमेटिक्स साइंस यानी गणितिक विज्ञान में ये अवार्ड रजत सुब्राजर और यूके आनंद वर्धन को मिला है। मेडिकल साइंस यानी कि चिकित्सा विज्ञान में ये अवार्ड धीरज कुमार, मोहम्मद जावेद अली और बुशरका अतीक को मिला है। और लास्ट फिजिकल साइंस यानी कि भौतिक विज्ञान में ये अवार्ड सुरजीत धारा और राजेश गणपति को मिला है। अब आपको लग रहा होगा इतने सारे अवार्ड कैसे याद करने हैं, तो आपको ये अवार्ड कितने दिन लगेंगे? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वें दिन सबको एक साथ रिवाइज करना है। यानी कि आपको 8 दिन में हर दिन एक एक कैटेगरी का अवार्ड याद करना है और 8वें दिन इन सबको एक साथ रिवाइज करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट अवार्ड है। पहले भी इसमें पर्टिकुलर कैटेगरी से विनर्स पूछे गए हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको इसे याद करना है। ओके, चलिए बैंकिंग एंड बिजनेस की तरफ बढ़ते हैं। बैंकिंग एंड बिजनेस में पहली खबर क्या है? पहली खबर है डिफर्स बेसल थर्ड प्रोविजन अमिड कोविड अनसर्टेनिटी। देखिए, ये सवाल बैंकिंग के बच्चों के एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है, मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, बेसल नॉर्म होता है जिस पर हमारा बैंकिंग सेक्टर पूरी दुनिया का काम करता है। ठीक है, ये बीआईएस के द्वारा बनाया जाता है और हर एक देश के सेंट्रल बैंक को अपने देश के बैंक में इसको इम्प्लीमेंट करना होता है। ये आप ऐसे मान सकते हैं, ये कुछ रूल्स है जो बैंक को मानना होता है। तो अभी क्या है,
कुछ बेसल थर्ड के अंतर्गत कुछ रूल्स थे जिसको आरबीआई को हर एक बैंक में लागू करना था, बट अभी कोविड के कारण इनमें से कुछ पॉइंट्स को आरबीआई ने पोस्टपोन कर दिया है। किसको किया है? कैपिटल कंजर्वेशन बफर। अब सीसीबी को याद रखिएगा, हो सकता है आपसे बैंकिंग वाले बच्चों को मैं बोल रही हूँ, एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाए। तो कैपिटल कंजर्वेशन बफर और नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो एनएसएफआर, ये कब से एप्लीकेबल होना था? ये सितंबर 30 से एप्लीकेबल होना था, लेकिन अभी के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। कब तक के लिए? अप्रैल 1 के लिए। यानी कि आरबीआई ने अपने बैंकों से बोला है कि आप जो ये दोनों कंडीशन है इसको अप्रैल 1 से लागू करेंगे। अब देखिए क्या है, सीसीबी में बेसिकली ये बोला जाता है कि हर एक बैंक को स्ट्रेस, अब आपको पता है बहुत बार पैसे डूब जाते हैं, तो उसके लिए उन्होंने अलग से 2.5 सीसीबी मेंटेन करने के लिए बोला था। अलग अलग स्टेजेस में इसको बोला गया था, और इसकी जो आखिरी स्टेज थी उसमें 0.625% बोला गया था सितंबर 30 से मेंटेन करने के लिए, लेकिन अभी के लिए इसको हटा दिया गया है। उसके बाद एनएसएफआर, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। आरबीआई ने बोला बैंक से कि आप जो भी लोन लेते हैं या फिर आप कहीं से जो फंडिंग लेते हैं, आपको ये फंडिंग इस तरीके से लेनी है कि वो एक स्टेबल सोर्स से हो, यानी वो एक ऐसे सोर्स से हो जो फ्यूचर में डूब ना जाए। तो आपको 100% ऐसी फंडिंग अपने बैंक में मेंटेन करनी पड़ेगी, जो अप्रैल 1 2020 से करना था, लेकिन इसको भी आरबीआई के द्वारा अभी हटा दिया गया है। इसके अलावा वेज एंड मीन्स लिमिट, वेज एंड मीन्स क्या होता है ये मैं आपको अगले पॉइंट पर समझाऊंगी। वेज एंड मीन्स जो अभी 30 सितंबर को खत्म हो रहा था, उसकी लिमिट भी 6 महीने के लिए आरबीआई के द्वारा बढ़ा दी गई है। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, आपको याद होगा जब मार्च में मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 2% से बढ़ाकर 3% कर दी गई थी, उसकी लिमिट भी अभी बढ़ाकर मार्च 31 कर दी गई है। यहाँ से सवाल बैंकिंग के बच्चों के आने के लिए चांसेस ज्यादा है, तो आपको बस ये याद रखना है। बाकी बच्चों को ये वाला पॉइंट याद रखना है कि अभी एमएसएफ कितना है हमारे देश में? अभी एमएसएफ 3% है। एमएसएफ क्या होता है? देखिए मैं आपको सिंपल सा समझा देती हूँ, मैंने बहुत बार समझाया भी हुआ है। एमएसएफ बेसिकली आप बोल सकते हैं वो रेशियो है या फिर वो लिमिट है जिसपे बैंक्स आरबीआई से थोड़ा पैसा एक रात के लिए, यानी कि बेसिकली ओवरनाइट के लिए बोरो कर सकते हैं, जब उनको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, या फिर थोड़े लंबे टाइम के लिए एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कर सकते हैं, लेकिन अभी इसकी लिमिट्स को फिलहाल बढ़ा दिया गया है। चलिए, तो मैं आपको वो पोर्शन हिंदी में नहीं समझा रही हूँ क्योंकि हिंदी में उसमें कुछ समझने के लिए नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं, फिक्स लिमिट ऑफ वेज एंड मीन्स फॉर सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021। अच्छा देखिए, वेज एंड मीन्स क्या होता है? आपको पता है सेंट्रल बैंक जो है वो आरबीआई से कई तरीके से लोन ले सकता है, लेकिन जब स्टेट बैंक की सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट, जब स्टेट गवर्नमेंट की बात आएगी तो स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से ले सकता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल के थ्रू जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी कि हमारी केंद्र सरकार है, वो तो लोन ले सकती है आरबीआई से, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट नहीं ले सकती। तो स्टेट गवर्नमेंट कैसे लोन लेगी? स्टेट गवर्नमेंट वेज एंड मीन्स के तरीके से ही आरबीआई से लोन लेती है। अब जो पहला हाफ था इस साल का, उसमें जो लिमिट थी वो थी 1.2 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, यानी कि इतना पैसा जो बैंक आरबीआई है उससे स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है। अब सेकंड हाफ के लिए, यानी कि आप बोलिए कि अक्टूबर से मार्च के लिए, इस लिमिट को बढ़ाकर 1.25 लाख करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, सिंपल से शब्दों में मैंने आपको समझा दिया है। तो नई लिमिट ये है डब्ल्यूएमए की। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। अच्छा, न्यू डेवलपमेंट बैंक किसका है? ये ब्रिक्स ग्रुप, जो ब्रिक्स नेशन है ना, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन देशों का जो एक इन्होंने बैंक बनाया था उसका नाम था एनडीबी, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने मुंबई मेट्रो और दिल्ली मेरठ आरआरटीएस, कल ही मैंने आपको इसके बारे में बताया था, दिल्ली मेरठ जो गाजियाबाद आरआरटीएस है, क्या है आरआरटीएस का फुल फॉर्म? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया है। इन्होंने इसके लिए लोन दिया है। मुंबई मेट्रो को लोन
241 मिलियन यूएसडी मिला है और दिल्ली मेरठ गाजियाबाद को जो लोन है वो 500 मिलियन यूएसडी मिला है। तो ये दोनों अमाउंट याद रख लीजिए। किसने लोन दिया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक ने। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई चाइना में है और अभी इसके गवर्नर का नाम है पाउलो गुएडस, जो कि ब्राजील से आते हैं। ठीक है, तो मुंबई मेट्रो 241 मिलियन, दिल्ली मेरठ गाजियाबाद आरआरटीएस 500 मिलियन यूएसडी। तो आई होप आपको बैंकिंग की तीनों खबर क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं अपने एमओयू के सेक्शन पे। एमओयू के सेक्शन पे पहला गुजरात डेनमार्क। कल इंडिया और डेनमार्क ने एग्रीमेंट किया था, आज गुजरात डेनमार्क ने किया है। क्यों किया है? वाटर सेक्टर के लिए, यानी कि गुजरात में वाटर अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एग्रीमेंट किया गया है? डेनमार्क के साथ। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन, करेंसी चलती है यहाँ करोने। तो याद रखिएगा गुजरात सरकार, जहां सीएम है विजय रूपानी। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी कि HUL। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और HUL ने एग्रीमेंट किया है। इसमें क्या होगा? बेसिकली हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के जो भी रिटेलर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनको डिजिटल पेमेंट में SBI मदद करने वाला है। SBI उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा और उनको शॉर्ट टर्म पेपरलेस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी 50,000 तक प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा जो भी HUL के डिस्ट्रीब्यूटर है वहां पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन को लगाई जाएगी। मतलब काफी सारी जो डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड चीजें हैं, सोल्यूशन है, वो SBI HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के जो भी वितरक हैं या खुदरा विक्रेता हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, HUL का एक रिटेल एप्लीकेशन है शिखर, वहां भी इसको यूज किया जाएगा। बस मैंने आपको शिखर का नाम इसलिए दे दिया है कि याद रखिएगा HUL का रिटेल एप्लीकेशन का नाम है शिखर। HUL का मुख्यालय मुंबई में है और इसके चेयरमैन का नाम है संजीव मेहता। ओके, चलिए अगली खबर देखिए। अगली खबर है अग्निकुल कॉस्मोस। क्या नाम है? अग्निकुल कॉस्मोस। अच्छा, अग्निकुल कॉस्मोस कहाँ की कंपनी है? क्या कोई मुझे बता सकता है? अगर बता सकता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अग्निकुल कॉस्मोस ने अलास्का एरोस्पेस के साथ एग्रीमेंट किया है। क्यों एग्रीमेंट किया है? अग्निबाण रॉकेट के टेस्टिंग के लिए। अग्निबाण रॉकेट बेसिकली आपको जो समझ में आ रहा है, ये एक सैटेलाइट रॉकेट है जिसको लोअर ऑर्बिट तक अराउंड 100 kg का वेट लेकर ये उड़ सकता है। तो अग्निबाण का टेस्ट के लिए अग्निकुल कॉस्मोस ने अलास्का एरोस्पेस के साथ एग्रीमेंट किया है। अग्निबाण को 2022 तक लॉन्च करने की बात की जा रही है और इसकी जो टेस्टिंग है वो अलास्का से ही की गई है, कोडियाक आइलैंड इन यूएस। ठीक है, तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि कहां से टेस्टिंग की गई है, तो याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगली खबर है इंडिया और मालदीव के बीच में। तो देखिए इंडिया आपको पता है मालदीव की काफी सारी मदद कर रहा है, तो उसी मदद के तहत इंडिया क्या करने वाला है? इंडिया मालदीव में 100 बेडेड कैंसर हॉस्पिटल बनाने वाला है, यानी कि 100 बेडों वाला कैंसर अस्पताल मालदीव के हुल हुमाले में बनाएगा कौन? भारत। इसके अलावा भारत ने डॉर्नियर एयरक्राफ्ट भी मालदीव को दिया है। तो 100 बेड का कैंसर हॉस्पिटल कहाँ? मालदीव में। इसके अलावा डॉर्नियर एयरक्राफ्ट अभी हमने किस देश को दिया है? तो ये भी हमने दिया है मालदीव को। मालदीव की कैपिटल क्या है? मालदीव की कैपिटल है माले और करेंसी चलती है यहाँ रुपया। ठीक है, और इब्राहिम सोली वहां के प्रधानमंत्री हैं, आपको ये भी याद रखना है। अगली खबर क्या है? अच्छा, ये 5th पॉइंट है, नीति आयोग और नेदरलैंड किसके बीच एग्रीमेंट हुआ है? नीति आयोग और नेदरलैंड के बीच एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट का पर्पस है लो कार्बन इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि औद्योगिकरण में ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आए जहां कार्बन का इमिशन कम किया जा सके और एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा, और ऐसे बेसिकली एजेंडा लेकर आना जिसके थ्रू हम क्या कर सके, हम ऊर्जा का नया नया तरीका निकाल सके। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि लो कार्बन के लिए या एनर्जी सेक्टर के लिए अभी हमने किस देश के साथ एग्रीमेंट किया है, तो नीति आयोग ने नेदरलैंड के साथ एग्रीमेंट किया है। इसके अलावा भारत का 2030 तक जो टारगेट है वो कार्बन इमिशन को 33 से लेकर 35% तक
कम करने का है। ठीक है, नेदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम, करेंसी यहाँ चलती है यूरो, और भारत के एम्बेसडर कौन है वहां, वेनु राजामौली। ठीक है, तो ये कुछ स्टैटिक इंफॉर्मेशन नेदरलैंड्स के रिगार्डिंग। अगली खबर देखते हैं नेशनल न्यूज। नेशनल न्यूज में क्रिएटिंग अ ओशिना, ठीक है, ओशिना टेरिटोरियल डिवीजन। देखिए हुआ क्या है, हुआ ये है कि जो इंडो पैसिफिक ग्रुप था और जो एशियन डिवीजन था, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। कहा, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है ओशिना टेरिटोरियल डिवीजन में। किसके द्वारा, हमारे विदेश मंत्रालय के द्वारा। अच्छा देखिए मतलब क्या है, बेसिकली इसका पर्पस ये है कि अब जब ये दोनों एक जगह आ गए हैं तो भारत को इसके लिए जो भी पॉलिसीज हैं उनको बनाने में बहुत मदद मिलेगी। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका एरिया समझा देती हूँ। तो देखिए जो इंडो पैसिफिक डिवीजन है, इसमें जितने एशियन कंट्री वाले ग्रुप हैं, जो क्वाड है चार, यानी कि इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान, और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन यानी कि IORA, जिसमें श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और सेशल्स आते हैं। ये चार, इतना जो पूरा ग्रुप है ना, बेसिकली जो पैसिफिक ओशन वाला पूरा एरिया है, ये ऑलमोस्ट इसमें कवर हो जाता है। और आपको पता ही है पैसिफिक ओशन में चाइना का काफी कब्जा है, उन्होंने अपने मिलिट्री बेस काफी सारे बना रखे हैं। तो इसी के मद्देनजर इंडिया क्या है, ऐसे बेसिकली आप बोल सकते हैं पॉलिसीज बनाना चाहता है जो अंडमान सी और वेस्टर्न पैसिफिक यानी कि पैसिफिक ओशन को पूरा कवर करता हो। ठीक है, इसीलिए ओशिना टेरिटोरियल डिवीजन बना है, जिसके अंतर्गत मैंने बता दिया कौन से दो डिवीजन को आपस में मिला दिया गया है। ओके, चलिए तो अगली खबर देखते हैं समिट एंड इवेंट्स। समिट एंड इवेंट्स में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 75th सेशन मीटिंग हुई। आपको पता ही होगा इस बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी कि यूएन का बेसिकली 75वीं एनिवर्सरी है। तो इस बार इनकी मीटिंग हुई, वर्चुअली मीटिंग हुई। कहां से हुई, यूएसए के न्यूयॉर्क से, यानी कि होस्ट देश कौन सा था, होस्ट देश था यूएसए। इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तुर्की के वोल्कान बोस्किर। आपको पता ही है ये नए अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, थीम क्या थी, द फ्यूचर वी वांट, यूएन वी नीड, मल्टीप्लेटरिज्म के लिए हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि, यानी कि द फ्यूचर वी वांट, द यूएन वी नीड, रीअफर्मिंग आवर कलेक्टिव कमिटमेंट ऑफ मल्टीलैटरिज्म। ठीक है, भारत की साइड को किसने रिप्रेजेंट किया, हमारी साइड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसमें इन्होंने मीटिंग को एड्रेस किया। इसके अलावा G4 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग यानी कि G4 के जो विदेश मंत्री हैं उनकी भी मीटिंग हुई। और G4 में कौन सा देश है, जापान, इंडिया, जर्मनी और ब्राजील। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज यानी कि पर्यावरण पर भी एक यूएन की समिट हुई, जिसमें किसने पार्टिसिपेट किया, प्रकाश जावड़ेकर। ये है इसकी थीम, बट थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अर्जेंट एक्शन ऑन बायोडाइवर्सिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि हमें अभी सतत विकास के लिए जैव विविधता पर क्या तत्काल कार्रवाई करनी है। इसके अलावा क्लाइमेट पर एक राउंड टेबल भी हुआ, जिसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पार्टिसिपेट किया। 25th एनिवर्सरी ऑफ 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन बीजिंग +25, जिसमें स्मृति ईरानी ने पार्टिसिपेट किया, यानी कि 25वीं वर्षगांठ महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन बीजिंग +25, जिसमें स्मृति ईरानी ने हमें रिप्रेजेंट किया, जो किसी भी विमेन डेवलपमेंट के मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोलते हुए दिखती हैं। जब ये ऑपोजिशन में थी तब तो ये रोड पर ही बैठी रहती थी कि ऑपोजिशन कितना गलत काम कर रहा है, बट जब अब ये विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की गद्दी पर बैठी हुई है तो इनसे ना रेप केस पे बोला जाता है, ना किसी लॉ पर बोला जाता है, बस इनसे एक्टिंग होती है। ठीक है, आई एम लिटली डिसअपॉइंटेड विद स्मृति ईरानी, तभी मैं ये स्टेटमेंट उनके अगेंस्ट दे रही हूँ। आगे बढ़ते हैं स्कीम एंड एप्स पे। स्कीम एंड ऐप में पहली खबर देखिए, CSIR टेक्नोलॉजी फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो ग्रामीण विकास के लिए CSIR टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया गया, और ये हमारे देश के कौन से मिनिस्टर, डॉक्टर हर्षवर्धन। अब डॉक्टर हर्षवर्धन के पास दो मिनिस्ट्री है, एक तो है हेल्थ मिनिस्ट्री और एक है, कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो CSIR टेक्नोलॉजी फॉर रूरल डेवलपमेंट को डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है। इस पे इसको चार लोगों ने मिलकर काम कर रहा है, एक तो CSIR, एक उन्नत भारत अभियान, एक
आईआईटी दिल्ली से आईआईटी कर लीजिए, ठीक है, आईआईटी दिल्ली और एक विजनन भारती, ये 4 लोग इस पर मिलकर काम कर रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है। CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो 1942 में बना था, मुख्यालय नई दिल्ली में है और डायरेक्टर जनरल है शेखर मांडे। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अभी CSIR टेक्नोलॉजी फॉर रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास के लिए CSIR टेक्नोलॉजी को किसने लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। अगली खबर देखिए, लॉन्च वेरियस सर्विसेज फॉर फार्मर्स इन आंध्र प्रदेश। अब आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि अभी हाल ही में किस राज्य में किसानों के लिए बहुत सारी सेवाएं स्टार्ट की गई है, स्पेशली फाइनेंस से रिलेटेड, तो वो राज्य कौन सा होगा, वो होगा वाईएस जगनमोहन रेड्डी की गवर्नमेंट वाला, यानी कि आंध्र प्रदेश। अच्छा, इसको लॉन्च किसने किया, इसको लॉन्च किया गया है डीवी सदानंद गौड़ा द्वारा। तो ये भी ध्यान रखिएगा किसने सर्विसेज को लॉन्च किया है, डीवी सदानंद गौड़ा। तो मैं आपको बता दूं इसमें पॉइंट ऑफ सेल 3.1 सॉफ्टवेयर, एसएमएस गेटवे, होम डिलीवरी फैसिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर। तो देखिए ये सारी चीजें फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, यानी कि देखिए किसानों को उनके मोबाइल फोन पर ये पता चल जाएगा किस शॉप पर कहाँ फर्टिलाइजर अवेलेबल है, वो कैसे फर्टिलाइजर का यूज करें, वो फर्टिलाइजर उनके घर तक डिलीवर भी किया जाएगा। तो इन्हीं सारी चीजों को हमारे देश के जो केमिकल मिनिस्टर हैं यानी कि डीवी सदानंद गौड़ा के द्वारा किया गया है। किस राज्य में, आंध्र प्रदेश। चलिए, लॉन्च ऑपरेशन माई सहेली। तो सबसे पहला सवाल, ऑपरेशन माई सहेली को कहां लॉन्च किया गया, तो इसको लॉन्च किया गया है साउथ ईस्टर्न रेलवे यानी कि दक्षिण पूर्व रेलवे के द्वारा। ठीक है, एग्जाम का पहला सवाल। अभी इसको 3 ट्रेनों में लॉन्च किया गया है। मैं आपको बता दूं ऑपरेशन माई सहेली का पर्पस क्या है, इसका पर्पस है महिलाओं को ज्यादा सेफ्टी ट्रेन में प्रोवाइड करना। इसके लिए आपने देखा होगा ट्रेन में कई बार जो बेसिकली आपने देखा होगा पुलिस की वर्दी में गन लेकर सिक्योरिटी वाले घूम रहे होते हैं, अब वहां महिलाएं भी होंगी। ठीक है, तो इसको हावड़ा यशवंतपुर दुरंतो एक्सप्रेस, हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल और हावड़ा मुंबई स्पेशल में स्टार्ट किया गया है। तो आपको याद रखना है साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन जो है उसने ऑपरेशन माई सहेली को लॉन्च किया है। अगला क्या है, ई लॉन्च अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, यानी कि सबसे पहले तो आसिम का फुल फॉर्म क्या है, अंबेडकर सोशल इनोवेशन इंक्यूबेशन मिशन। अब इसको किसने लॉन्च किया, इसको लॉन्च किया गया है थनवर चंद गहलोत के द्वारा। तो पहला सवाल किसने लॉन्च किया, थनवर चंद गहलोत। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है हमारे देश में जो शेड्यूल कास्ट से बच्चे आते हैं उनको अच्छे इंस्टीट्यूशन में, जो अच्छे हमारे देश में बेसिकली आप बोल सकते हैं कि उच्च शिक्षा संस्थान है, उसमें कैसे उनको नई नई टेक्नोलॉजी और एंटरप्राइजेस उद्योगों के बारे में बताया जाए, उसके बारे में समझाया जाएगा। तो असीम का फुल फॉर्म किसने लॉन्च किया है, ये सारे पॉइंट आपको दिमाग में बैठा लेने हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है डिफेंस एंड साइंस। अब डिफेंस एंड साइंस में आपको क्या याद रखना है, आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप कनकलता बरुआ, इनको कोलकाता में कमीशन कर लिया गया है, यानी आईसीजी की जो शिप है कनकलता बरुआ, इसको कोलकाता में कमीशन कर लिया गया है। इसको कमीशन किया किसने, जीवेश नंदन, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय में एडिशनल सचिव हैं यानी कि अतिरिक्त सचिव हैं। तो यहां से आपको पहला पॉइंट तो यही याद रखना है कि कहां किया गया, कोलकाता में। किसने किया, और ये जो शिप है ना, इसको बनाया किसने है, इसको बनाया गया है GRSE के द्वारा, गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर। ठीक है, आपको पता होगा टोटल 5 वेसल्स हैं इस कैटेगरी के, उसकी आखिरी जो शिप थी उसका नाम था कनकलता बरुआ और उसको दे दिया गया है। कनकलता बरुआ ये फ्रीडम फाइटर है और 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में जो हमारे झंडे को लेकर आगे बढ़ी थी वो यही थी। ठीक है, जीआरएसई का मुख्यालय कोलकाता में है और इसके चेयरमैन है रिटायर्ड विपिन कुमार सक्सेना। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड के डीजी हैं कृष्ण स्वामी नटराजन और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। चलिए, तो ये था आज का कंप्लीट करंट अफेयर्स। आज कोई भी ऑब्वियसली की न्यूज नहीं है, किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है।
तो चलिए फटाफट पहला सवाल आज का देखते हैं। डीआरडीओ हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अभ्यास फ्रॉम विच स्टेट? डीआरडीओ ने अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किस राज्य से किया था? कर्नाटका, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और केरला। ठीक है, तो डीआरडीओ ने अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ीसा से किया था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए, इंडिया हैज बिगन ज्वाइंट सिक्योरिटी पेट्रोल अलोंग द बॉर्डर इन कपिला वस्तु विद विच नेशन? तो कपिला वस्तु में भारत ने किस राष्ट्र के साथ सीमा पर संयुक्त सुरक्षा गश्त शुरू कर दी है? और आपको पता है कपिला वस्तु कहाँ है? कपिला वस्तु है नेपाल में। अच्छा, कपिला वस्तु का हमारे एंशिएंट हिस्ट्री से कुछ बहुत अच्छा रिलेशन है, तो जरा बता दीजिए कपिला वस्तु आपने एंशिएंट हिस्ट्री में कहाँ पढ़ा है? और यहाँ सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। इंडिया साइंड एमओयू टू कोलैबोरेट इन टेक इनोवेशन एंड स्टार्टअप विद विच कंट्री? तो भारत ने किस देश के साथ तकनीकी नवाचार और स्टार्टअप में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यूएसए, रशिया, इजराइल, ईरान। तो भारत ने टेक इनोवेशन के लिए हमारे बहुत ही अच्छा रिलेशन है जिस देश के साथ, इजराइल के साथ ये एग्रीमेंट किया है। अगला सवाल, विच कंट्री प्लान टू बिकेम फर्स्ट कंट्री टू रिक्वायर क्लाइमेट रिस्क रिपोर्टिंग? यानी किस देश ने जलवायु जोखिम रिपोर्टिंग की आवश्यकता पर रिपोर्ट पेश करने वाला पहला देश बन रहा है? इंडिया, यूएसए, रशिया, न्यूजीलैंड। ठीक है, यानी कि क्लाइमेट रिस्क पर रिपोर्टिंग करने वाला पहला देश कौन सा बन रहा है जिसने ये प्लान किया है? और ये प्लान किया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड। ओके, अलेक्जेंडर लुकाशेंको स्वॉन इन विच टर्म एज प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस? तो आपको पहले तो यही याद रखना है कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको ये किस देश के नए प्रेसिडेंट बने हैं? ये बेलारूस के नए प्रेसिडेंट बने हैं और ये 6वीं बार प्रेसिडेंट बने हैं। यानी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो यहां से आपको इनका देश भी याद रखना है, जो कौन सा है, जो है बेलारूस। बेलारूस की कैपिटल क्या है? जरा फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। Which ministry has approved to set up 10 plastic park in the country under plastic park scheme? तो बेसिकली आपको मुझे ये बताना है कि जो प्लास्टिक पार्क स्कीम है उसके अंतर्गत 10 प्लास्टिक पार्क को बनाने का अप्रूवल इनमें से किस मंत्रालय के द्वारा दिया गया है? स्वास्थ्य मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन मंत्रालय और गृह मंत्रालय। ठीक है, तो प्लास्टिक पार्क्स को बनाने का जो अप्रूवल है वो हमारे देश के केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्रालय द्वारा दिया गया है, जिसके हेड हैं डीवी सदानंद गौड़ा। और आज का आखिरी सवाल, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेलिब्रेटेड विच फाउंडेशन डे? तो अभी हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 40, 44, 46, 51। ठीक है, और यहाँ करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, वो थोड़ा सा बढ़ गया था। 23 सितंबर 1974 को ये इस्टेब्लिश हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 46। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अभी 46वां फाउंडेशन डे स्थापना दिवस ऑब्जर्व किया गया। चलिए, आज मेरे पास 3 क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क के लिए। सबसे पहले, आरबीआई एक्सक्लूड हाउ मैनी पब्लिक सेक्टर बैंक? यानी कि एसबीआई ने कितने पब्लिक सेक्टर बैंक को अभी सेकंड स्केड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 से बाहर किया है? यानी कि आरबीआई ने आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची से कितने पब्लिक सेक्टर बैंक को अभी हटाया है? दूसरा, विच बैंक इज प्रमोटिंग सैनिटेशन लिटरेसी कैंपेन वॉश? तो आपको मुझे ये बताना है वॉश नाम का जो स्वच्छता साक्षरता अभियान है उसको इनमें से किस बैंक के द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है? और आखिरी सवाल कि अभी हरियाणा राज्य के नए चीफ सेक्रेटरी यानी कि नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो तीनों का सवाल आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है और मुझे बताना है।
तो ये था हमारा आज का कंप्लीट करंट अफेयर सेशन। मैंने आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज थी सबको एक्सप्लेन करते हुए क्लियर कर दिया है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो आपको इसे लाइक करना है, आपको फटाफट जाकर अपने ग्रुप्स में इसे शेयर करना है, अपने दोस्तों को बताना है। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि जीके करंट अफेयर यहाँ मैं आपको इस तरीके से पढ़ाने वाली हूँ कि आने वाले एग्जाम्स में आप एक भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर सेशन को मैं यही खत्म करती हूँ। बहुत ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से रहिए और आने वाले एग्जाम्स में बिल्कुल धमाल मचा दीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।